हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ की क्लास में आज हम लोग कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद के सर्कल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सर्कल एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक देखेंगे और जो कुछ फार्मूले इसमें है वो हम लोग आज देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद सर्कल, इसमें हम लोग सर्कल का इक्वेशन पढ़ेंगे, सर्कल का समीकरण पढ़ेंगे। वृत्त का समीकरण क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर सी है और सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच कामा के, और सर्कल पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई। तो सी और पी के बीच की दूरी ए क्या है, रेडियस है। ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है। तो इस तरह का सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है और किसी सर्कल के पॉइंट पे पी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब हमको उसका केंद्र और त्रिज्या पता हो, जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो, सेंटर और रेडियस पता हो, तो ये इक्वेशन हो जाएगा सर्कल का x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे h कामा के क्या है, सेंटर है। h कामा के क्या है, सेंटर। इस मान लो यहाँ पे माइनस एच लिखा है, जब इसका सेंटर लिखेंगे तो साइन बदल देंगे, ये हो जाएगा प्लस एच। यहाँ माइनस के है तो ये भी क्या हो जाएगा, के। तो सेंटर क्या हो जाएगा, एच कामा के। और ये जो ए है, ए क्या है, रेडियस है। ए क्या है, रेडियस है। अब देखिए इसमें वृत्त एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एक ए स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण आप जानते हैं थीटा के रूप में जो होता है। तो यहां से एक्स बराबर होता है एच प्लस ए कॉस थीटा और वाई बराबर के प्लस ए साइन थीटा। अगर वृत्त का समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका प्राचलिक समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग इस वृत्त का समीकरण को देखें। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ और रूल है, उसको हम लोग आगे चलिए लिखते हैं। ये रूल नंबर 1 था, ये था रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 था। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे। चलिए रूल नंबर 2 करते हैं। हम लोग इसमें सर्कल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सर्कल। मैं यहां लिख दे रहा हूं सर्कल। रूल नंबर 2, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए इसमें सेंटर क्या होता है, केंद्र। केंद्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ और त्रिज्या बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ये वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कामा माइनस एफ और त्रिज्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c स्क्वायर रूट में। अब इसमें देखिए कुछ नोट है, उसको मैं लिखवा देता आप लोगों को। नोट नंबर 1 में क्या है, यदि g इक्वल टू 0 हो तो वृत्त का केंद्र y अक्ष पर होगा। यदि
g इक्वल टू 0 हो तो वृत्त का केंद्र y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है, इसमें अगर g की वैल्यू क्या है 0, यहां पे अगर g क्या है 0, तो ये जो सर्कल होगा वो कहां होगा y अक्ष पे होगा, y एक्सिस पे होगा। दूसरा है यदि f बराबर 0 हो तो, अगर f की वैल्यू 0 हो तो वृत्त का केंद्र x अक्ष पर होगा। किस पर होगा ये, x अक्ष पर होगा। ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। अगर g बराबर 0 होगा तो वृत्त का केंद्र जो होगा वो x अक्ष पे हो जाए, y अक्ष पे होगा, और f बराबर 0 हो तो वृत्त का केंद्र x अक्ष पे होगा, ख्याल रखिएगा। यदि c बराबर 0 हो तो, तीसरा है यदि c बराबर 0 हो तो वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, तो वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। ये 3 नोट है, इसको चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब हम पढ़ेंगे अक्षों पर अंतःखंड। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 क्या है हमारा, अक्षों पर अंतःखंड। रूल नंबर 3, अक्षों पर अंतःखंड। सपोज है एक सर्कल है, इस तरह का एक सर्कल है, और ये मान के चलिए इस तरह का ये एक्सिस काट रहा है, ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। इस तरह का अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष को अंतःखंड काट रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, तो ये तो हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। अब इसमें एक्स अक्ष पे कटे अंतःखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, तो पहला इसमें होगा एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड बराबर हो जाएगा 2√g² माइनस सी। 2√g² माइनस सी, ये एक्स अक्ष पर कटा। एक्स अक्ष कौन सा है, ये इस पे जो अंतःखंड कटा है तो उसका अंतःखंड निकालना, लंबाई निकालने के लिए क्या लिखेगा, फॉर्मूला 2 स्क्वायर रूट में g² माइनस सी। दूसरा है y अक्ष पर कटे अंतःखंड, y अक्ष पे क्या कटेगा, वो हो जाएगा 2f² माइनस सी। ये हो जाएगा 2f² माइनस सी। तीसरा दिया है यदि वृत्त
एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या होगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। चौथा है, यदि वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। तब क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो जी स्क्वायर सी हो गई है, और ये वाई अक्ष को करेगा तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी, और वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। यदि और एक कंडीशन है, यदि वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, यदि वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। ये सब कंडीशन है, आपको याद करना पड़ेगा। अंतःखंड पूछेगा एक्स अक्ष पे तो हो जाएगा 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। वाई अक्ष पे पूछेगा 2 एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, और एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जी स्क्वायर बराबर सी, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो एफ स्क्वायर बराबर सी, और दोनों अक्ष को स्पर्श करेगा तो जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। वीडियो पुश करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक के। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, रूल 4, इसमें क्या है कि कितने वृत्त जाते, एक बिंदु से होकर, 2 बिंदु से होकर, 3 बिंदु से होकर कितने वृत्त बनते हैं ना। तो इसमें पहला है, एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है। एक बिंदु से, एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या अनंत होती है। एक बिंदु है, उससे बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं ना। एक कोई पॉइंट है, उस बिंदु से बहुत सारे वृत्त होके जा सकते हैं। दूसरा दिया है, 2 बिंदु से होकर जाने वृत्तों की संख्या भी अनंत। 2 बिंदु रहेगा तभी उससे कितने अनंत वृत्त जाएंगे। 2 बिंदु से होकर, 2 बिंदु से होकर, 2 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, वृत्तों की संख्या अनंत होती है। 2 बिंदु से भी जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। थर्ड क्या दिया है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक वृत्त होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से
केवल एक वृत्त होकर जाता है, एक वृत्त होकर जाता है, एक वृत्त होकर जाता है। तीन बिंदु रहेंगे असंरेख, मतलब कि एक लाइन में नहीं होंगे, तो उन तीनों बिंदु से केवल एक ही सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु है, एक दो तीन ऐसे है, तो इसको मैं मिलाऊंगा तो केवल एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है ना। इस तरह ये तीन बिंदु है, इसको मिलाने से क्या होगा, एक ही सर्कल बनेगा। तो ये कह रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही सर्कल पास होगा, ठीक है ना। ये टीजीटी में आता है ना कि तीन असंख्य बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे देगा एक दो अनंत, तो कितना होगा, एक। अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त के सापेक्ष दिए हुए बिंदु की स्थिति। वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के सापेक्ष दिए हुए बिंदुओं की स्थिति, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसमें S1 मान लेंगे, माना S1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जो सर्कल दिया है सर्कल, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, S1 मान लेंगे। अब नंबर 1 दिया है, यदि बिंदु x1 y1 वृत्त के अंदर स्थित होगा तब, यदि कोई बिंदु है, बिंदु x1 y1 वृत्त के अंदर होगा, तब क्या होता है, S1 लेस देन इक्वल टू 0, x1 लेस देन 0, S1 जो होगा 0 से छोटा आएगा, तो वो जो बिंदु होगा वो कहां होगा, वृत्त के अंदर होगा। दूसरा दिया है, यदि बिंदु x1 y1 वृत्त के बाहर स्थित होगा तब, वृत्त के बाहर स्थित होगा, तब क्या होगा, S1 ग्रेटर देन 0, तब क्या बनेगा हमारा, S1 ग्रेटर देन 0। और तीसरा है, यदि बिंदु x1 y1 वृत्त पर स्थित होगा, वृत्त पर स्थित होगा, तब क्या होगा, S1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर S1 इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो जो बिंदु है वो कहां स्थित होगा, वृत्त पर स्थित होगा। और S1 लेस देन 0 है तो वो वृत्त के अंदर होगा, और S1 ग्रेटर देन 0 है तो वृत्त के बाहर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेद कोण। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 इज, दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेद कोण 6 है। दो वृत्तों के मध्य
प्रतिच्छेद कोण, प्रतिच्छेद कोण। दो सर्कल के बीच में जो कोई पॉइंट, सर्कल जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगे वहां एंगल निकालने के लिए ना, तो मान लीजिए दो वृत्त के समीकरण में लिख रहा हूं। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण ये हमारा क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। ये तो एक सर्कल का इक्वेशन हो गया। और दूसरे सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दिया है सर्कल का और इनके मध्य कोण निकालना है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी क्या है? डिस्टेंस है, अपान 2r1 r1 समझ रहे आप क्या है? ये रेडियस है। ये पहले का रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरे का रेडियस का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2r1 r2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट 2g स्क्वायर प्लस f g1 स्क्वायर प्लस fn स्क्वायर माइनस c1 इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। और देखिए अगर थीटा का वैल्यू 0 हो, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो तब क्या हो जाएगा? ये 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि ये cos थीटा की वैल्यू दिया है, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये c1 c2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये हो गया दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेद कोण निकालने का फार्मूला। अब देखते हैं हम लोग दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 इज दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से, दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। देखिए दो वृत्त है, ठीक है। ये दो वृत्त है ना,
ये दोनों वृत्त का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। ये क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु। इनसे कोई सर्कल अगर गुजरे, इनसे कोई अगर सर्कल गुजरे ऐसे, इस तरह से, ये दोनों वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया ये, और इनसे एक सर्कल की माने के पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस मान लीजिए ये हो गया आपका S1 इक्वल टू 0 और ये हो गया S2 इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0, जहां लेमडा नॉट इक्वल टू -1। ये हमको बस ये कंडीशन याद रखना है कि अगर दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से कोई वृत्त गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? S1 प्लस लेमडा S2 बराबर 0। नेक्स्ट चलते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। सपोज दैट कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है और एक यहां से टेंजेंट जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट P है, इसका x, y है कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है, ठीक है ना। तो ये जो P से टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है A, इसकी लेंथ निकालनी है ना। तो इसके लिए इसकी लेंथ कितनी आती है? √S1। अब देखिए दोनों टेंजेंट बराबर होता है ना, जितना AP होगा उतना BP होगा। तो हमको वृत्त का व्यापक समीकरण क्या दिया है? वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब यहां पे मान लीजिए यश क्या है? यश हमारा हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये x की वैल्यू आ गई। अब बिंदु x y पे हमको निकालना है, x1 y1 पे बिंदु x1 y1 पे अगर मैं निकालूं, स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए क्या हो जाएगी। ये बिंदु है ना, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई √S1, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। एक फार्मूला बताता हूं मैं इसको सीधा। नेक्स्ट रूल है, किसी वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। एक फार्मूला है, उसको बताता हूं मैं। कहने मतलब कि एक सर्कल है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है,
इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। और इसका मान लीजिए सेंटर है ओ, ये सेंटर क्या है ओ, तो ये ओ ए ओ बी ओ सी, ये आर रेडियस, ये क्या होता है रेडियस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये √3r के बराबर हो जाएगा, √3r। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी √3r, ए बी √3r, ए बी √3r। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3/4r³, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। इस हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला √3/4a², ना √3/4a²। देखिए जब सर्कल के अंदर है तो यहाँ पे एक 3 बढ़ जाएगा, तो √3 इतना तो हम लोग पढ़े हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के लिए, और 3 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वृत्त के अंदर जो समबाहु त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब चलते हैं दो वृत्तों के सापेक्षिक स्थिति देखना है हमको। दो वृत्तों के सापेक्षिक स्थिति, दो वृत्तों के सापेक्षिक स्थिति देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है दो वृत्तों के सापेक्षिक स्थिति। ये कंडीशन पूछता है टीजीटी पीजीटी में, तो मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। प्रतिबंध दिया है, मान लीजिए कंडीशन होता है प्रतिबंध दूसरा है स्थिति और चित्र बना देता हूं मैं, चित्र कैसे बनेगा इसका। और एक होगा आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है ना। ये चीज हमको देखना है कि एक प्रतिबंध दिया रहेगा तो उसमें स्थिति क्या होगी, फिगर कैसे बनेगा, और स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो पहला है प्रतिबंध दिया है C1 + C2, C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2, R1 + R2। तो इसमें क्या होता है कि वृत्त क्या होगा, एक दूसरे से अलग होंगे। वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। वृत्त क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। कैसे वृत्त होगा, इस मान लीजिए एक वृत्त ये है, इसका सेंटर है C1, और एक वृत्त ये है, इसका सेंटर है C2। कहने मतलब क्या है कि अगर C1 + C1 C2 मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इन दोनों सर्कल का रेडियस के सम से बड़ा हो रहा है। देखिए ये R1 मान लीजिए यहाँ पे इतना R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, तो ये जो C1 C2 है R1 + R2 से बड़ा हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों सर्कल दूर दूर बनेंगे, और टेंजेंट कितने खींचे, देखिए एक टेंजेंट ऐसे ड्रा होगी, एक ऐसे, दो हो गया, एक ऐसे टेंजेंट ड्रा होगी और एक ऐसे टेंजेंट ड्रा होगी। तो कितने टेंजेंट ड्रा हो गए, 4। तो उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमको ये कंडीशन याद रखना, प्रतिबंध अगर इस तरह का केस बन रहा है तो हमसे ये पूछता है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अगर दो सर्कल अलग अलग है, दूर दूर है, उनसे 4 टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है।
दूसरा दिया है कंडीशन C1 C2 ग्रेटर देन लेस देन R1 माइनस R2, लेस देन R1 माइनस R2, इस तरह से दिया है। तब एक दूसरे के अंदर होगा, सर्कल क्या होगा, एक स्थिति क्या होगी इसका, एक दूसरे के अंदर। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। इस मान लीजिए एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है C1 और एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है C2। अब यहां पे जो C1 C2 है R1 माइनस R2 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए यहां से मैं C1 C2 निकाल लू और मान लीजिए R1 हो गया और ये R2 होगा, ये क्या होगा R2 हो जाएगा, R2। तो जो C1 C2 है R2 माइनस पूरा ये R2 हो गया, ये R2 और ये R1, तो R2 माइनस R1, ये C1 C2 क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। तो अब इसमें कितनी स्पर्श रेखा ड्रा की जा सकती है। अब ये देखिए यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा ड्रा नहीं कर सकते हम लोग, तो 0। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है इससे, अगर C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 हो, ये एक प्रतिबंध है, तो सर्कल हमारा ऐसे बनेगा, एक सर्कल एक के अंदर बनेगा और इसमें एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ये दो कंडीशन हम लोग देख लिए, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट टीजीटी में पूछता है इस कंडीशन को ना। आगे देखते हैं और कंडीशन है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अब एक कंडीशन है C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तब ये क्या होगा, बाह्य स्पर्श करेगा, दोनों सर्कल क्या करेगा, बाह्य स्पर्श करेगा। कैसे करेगा, इस मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल इसको बाह्य स्पर्श कर रहा है ऐसे। मान लीजिए सर्कल का सेंटर है C1 और ये है C2। तो जो C1 C2 है, ये पूरा C1 C2 है, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो यहां से देखिए कितना टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। एक तो टेंजेंट ऐसे ड्रा होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे। कितनी टेंजेंट ड्रा हो गई, 3 टेंजेंट। तो यहां से उभयनिष्ठ स्पर्शी कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 3 खींची जा सकती है। नेक्स्ट है C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। अब इस तरह कैसे रहेगा, तो ये अंतः स्पर्श करेगा। क्या करेगा, ये अंतः स्पर्श करेगा। अंतः स्पर्श मतलब कैसे, एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है C1 और एक ऐसा सर्कल है जिसको अंदर अंदर ऐसे टच कर रहा है, इसका सेंटर हो गया C2। तो इसमें केवल एक टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। अगर एक कंडीशन होगा तो अंतः स्पर्श करेगा, एक कंडीशन होगा तो बाह्य स्पर्श करेगा, 3 टेंजेंट ड्रा होगी। ये कंडीशन होगा तो अंतः स्पर्श करेगा और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकती है। कितनी टेंजेंट ड्रा हो सकती है, 1। ठीक है, एक और कंडीशन बचा है, उसको देख लेते हैं। R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2। एक कंडीशन है R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। इस तरह कंडीशन दिया है। तो स्थिति क्या होगी इसकी, कि ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ये क्या करेगा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अब देखते हैं इसका फिगर कैसे बनता है। मतलब कि एक ऐसे सर्कल है और एक ऐसे सर्कल है, ठीक है ना। ये 2 सर्कल है, एक का सेंटर है मान लीजिए C1 और दूसरे का सेंटर है C2।
अब यहां से देखिए क्या है, R1 माइनस R2, ये इसका R1 माइनस R2 ग्रेटर देन या लेस देन C1 C2। ये जो R1 माइनस R2 निकालूंगा तो क्या होगा, C1 C2 छोटा होगा, और R1 प्लस R2 से क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा C1 C2। इसका मतलब क्या है, इस तरह से इसमें हम लोग केवल दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे केवल दो टेंजेंट ड्रा हो सकती है। तो इसमें कितनी स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, दो। तो हमको एक कंडीशन याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वृत्त की जीवा का समीकरण देख लेते हैं। क्या हो रहा है, अब चलिए देखते हैं, कोई स्पर्श रेखा कुछ कंडीशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करती है, तो को स्पर्श करती है। जैसे मान लीजिए एक ये सर्कल है और कोई एक स्पर्श रेखा इसको इस एक बिंदु पे स्पर्श करते जा रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा कंडीशन होता है कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को स्पर्श करती है, टच करती है, तो उसके लिए कंडीशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरा दिया इसी में, यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श न करे, मतलब क्या है कि सर्कल है और कोई ऐसे लाइन चली जाए तो एक किसी को स्पर्श नहीं कर रहा है, तब क्या होता है, कंडीशन सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। एक कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। अब एक लास्ट कंडीशन है, यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को दो वास्तविक बिंदुओं पर काटती है, दो वास्तविक बिंदुओं पर काटती है, तो मतलब क्या है कि एक सर्कल ऐसे है, कोई लाइन ऐसे काट रही है, दो बिंदु पर काट रही है, इसका कंडीशन क्या होता है, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमको, तीन कंडीशन है, इसको हमको याद कर लेना है। तो ये हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण मान के चलिए, एक तरह से हम लोग इसको देख लिए। तो आज हम लोग सर्कल का कुछ बेसिक पढ़े। अब इसके अगले क्लास में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में आने लायक होते हैं। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।